नाज़रीन मोहतरम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सपना की कार्रवाइयों ने दाऊद इब्राहिम के कारिंदों को कैसे परेशान कर दिया था। हुसैन उस्तरा के साथ मिलकर नेपाल में कई कामयाब कार्रवाइयाँ की। बीएसएफ से झड़प के बाद बम्बई को अपना हदफ बना लिया। जल्द ही अशरफ और सपना अंडरवर्ल्ड और दाऊद इब्राहिम की नज़रों में कैसे आ गई। उस्तरा से लड़ाई के बाद कैसे इसने अपना अलग गैंग बना लिया। बम्बई डॉन के कत्ल की मंसूबा बंदी कैसे की और किस तरह अशरफ और सपना दीदी ने दाऊद इब्राहिम को शारजा के स्टेडियम में कत्ल करने की मंसूबा बंदी की। नाज़रीन मोहतरम, मैं हूं जमशेद मुश्ताक और आप देख रहे हैं रैम्बो स्टोरीज। इससे पहले आप मुंबई माफिया 2.0 की 12 किस्तें सुन चुके हैं। अब किस्त नंबर 13 मुलाहिजा फरमाएं। हमारे नेपाल के दौरे को अब 4 साल का अरसा गुजर चुका था और हम दोनों की तर्ज ज़िंदगी में काफ़ी तब्दीलियां आ चुकी थीं। हुसैन उस्तरा ने अशरफ और सपना के बारे में बताते हुए मज़ीद कहा, अपनी पहली नेपाली कार्रवाई के बाद मैं और सपना कई मरतबा नेपाल गए थे और हमने मिलकर कार्रवाइयाँ की थीं। कभी हमें कामयाबी मिली तो कभी हम बुरी तरह नाकाम भी हुए। इन कार्रवाइयों के दौरान मैं सपना को इस बात पर कायल करने में भी कामयाब हो गया था कि असला रक्सौल और कलकत्ता की मार्केटों में बेचकर हम जो पैसा कमाएंगे वो दाऊद इब्राहिम के ख़िलाफ़ ऑपरेशन में ही इस्तेमाल होगा। इस तरह ना सिर्फ हम दाऊद इब्राहिम को नुकसान पहुंचाते रहे बल्कि हमारे हाथ काफ़ी पैसे भी आ गए। इस तरह का एक नेपाल का दौरा इस वक्त इंतहाई ख़तरनाक रुख इख्तियार कर गया जब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से हमारी झड़प हो गई। किस्मत अच्छी थी कि हम जिंदा बच निकलने में कामयाब हो गए। इस वाक़े के बाद सपना ने नेपाल की कार्रवाइयों को हमेशा हमेशा के लिए खैराबाद कह दिया। चूँकि इन कार्रवाइयों से अच्छी खासी रकम हमारे हाथ लग रही थी, इसलिए मैं सपना के फ़ैसले से मुत्तफिक नहीं था, लेकिन वो अपनी बात पर डटी रही और जाने से इनकार कर दिया। काफ़ी बहस व तमहीज़ के बाद बहरहाल मैंने हार मान ली। इसके बाद हमने फैसला किया कि दाऊद इब्राहिम के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों के लिए बम्बई को ही अपना मरकज़ बनाएंगे। बम्बई शहर में कार्रवाइयाँ करते करते बिलाखिर सपना अंडरवर्ल्ड डॉन की नज़रों में आ गई। अब वो बम्बई अंडरवर्ल्ड के राजों से अपने हाथ की लकीरों की तरह वाकिफ़ थी। सपना ने कई कामयाब कार्रवाइयाँ करके दाऊद इब्राहिम के कारिंदों को परेशानी में मुब्तला कर दिया था। इसने कई शराब खाने और जुए के अड्डे बंद करा दिए थे। अलबत्ता सपना को कानूनी महाज पर कोई ख़ास कामयाबी हासिल नहीं हो पा रही थी। क्राइम ब्रांच ने कोर्ट के अहकामात पर इंस्पेक्टर एमोलक के ख़िलाफ़ एक वाजबी सी कार्रवाई शुरू की, लेकिन कोई जुर्म साबित ना हुआ और इंस्पेक्टर को बरी कर दिया गया। सपना ने भी एमोलक का पीछा ना छोड़ा। इसके बाद एक मुकदमा दायर करती चली गई। इसे यकीन था कि इसका सपना एक दिन ज़रूर पूरा होगा। मुझे सपना बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए ज़मीनी हक़ाइक़ को जानते हुए भी मैंने कभी इसे मायूस नहीं किया। सपना की अंडरवर्ल्ड की ज़िंदगी बहुत बदल चुकी थी, लेकिन मेरे एहसासात की जानिब अब भी इसने बेरुखी ही बरती हुई थी। अलबत्ता हम बहुत अच्छे दोस्त ज़रूर बन चुके थे। हम एक दूसरे की मर्ज़ी भी खूब जानने लगे थे। हम हंसते बोलते भी थे और झगड़ते भी थे और अक्सर इकट्ठे खाना भी खाया करते थे। वो जानती थी कि मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूँ, लेकिन वो अपने काम से काम रखने की आदी थी। सच तो ये है कि वो अब तक खुद को महमूद के शहर से आज़ाद नहीं कर सकी थी। मुझे अंदाज़ा था कि वो मेरे जज्बात को जानते बूझते नज़रअंदाज कर रही है। कभी कभी मुझे इसके रवैये से तकलीफ़ भी होती। कभी कभी तो मैं सोचता कि बस अब मुझे इसका साथ छोड़ देना चाहिए, लेकिन फिर एक उम्मीद सी बंध जाती। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था कि एक दिन अचानक ही बहुत बुरा हुआ। वो एक बदकिस्मत दिन था जब मेरे और सपना के रास्ते हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गए। दिसंबर 1991 की एक दोपहर तकरीबन 2 बजे मैं घर पर बैठा उदास हो रहा था। सपना से मिलने के बाद मेरी ज़िंदगी में काफ़ी तब्दीली आ चुकी थी और मैं काफ़ी साफ़ सुथरी ज़िंदगी बसर करने लगा था। मैं अपने सोफ़े पर लेटा 1960 की एक पुरानी हिंदी फ़िल्म देख रहा था। ज़िंदगी के बारे में हुसैन तसव्वुरात की आगोश में आकर न जाने कब मेरी आंख लग गई। मैं बहुत ही गहरी नींद सोया हुआ था कि अचानक ही किसी ने मुझे ज़ोर ज़ोर से बुलाना शुरू कर दिया। जब मैंने आंखें खोली तो सपना मेरे सामने खड़ी थी। वो हाँफ और कांप रही थी।
सपना के पास मेरे घर की एक चाबी थी जिससे दरवाज़ा खोलकर वो सीधी अंदर चली आई थी। सपना के बाल बिखरे हुए थे और इसके सर पर दुपट्टा भी नहीं था। मैंने हैरत से पूछा, भाई क्या हुआ है? इसने मुझे बताया, चंद गुंडे मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मैंने कहा, आखिर हुआ क्या है? इसने मुझे बताया, मैं एक जुए के अड्डे पर कार्रवाई के लिए गई थी कि इनमें से किसी ने मुझे पहचान लिया। मैंने फरार होने के लिए दौड़ लगा दी। वो 10 लोग थे। मैं इनसे बचती बचाती यहाँ आन पहुँची हूँ। मैंने इससे कहा, जब तक मैं हूँ तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, तुम बैठ जाओ। इसके बाद मैंने अपने दरवाजे पर ताला लगा दिया और बाहर इन लोगों को देखने चला गया। शायद वो लोग इन तंग गलियों में सपना को तलाश ना कर सके, या शायद मेरे घर की जानिब आने की इनकी हिम्मत ना हुई थी। जब मैं वापस आया तो सपना वहीं बैठी रो रही थी। मैं अंदर आया और मैंने झूठ मूठ सपना से कह दिया, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इन लोगों को भगा दिया है। वो बुरी तरह हाँफ रही थी। मैंने पहले कभी इस हालत में इसे नहीं देखा था। फिर जब मैंने इसे अपने पास बुलाया तो इसने मुझे धक्का दे दिया और कहने लगी, मैं भी इन्हीं जैसा हूँ। वो कहने लगी कि मैं औरतों की इज्जत नहीं करता, इन्हें खिलौना समझता हूँ और मेरे जहन में खन्नास भरा हुआ है। इसने मुझे इस ज़ोर से धक्का दिया कि मैं ज़मीन पर जा गिरा। मैंने ज़मीन से उठते हुए इसे समझाने की बहुत कोशिश की कि मैं ऐसा नहीं हूँ जैसा वो समझती रही है। मैंने इससे कहा कि मैं इसकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन वो मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। जिस तरह से इसने मुझे बातें सुनाई, इस पर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने भी इसे बुरा भला कहा। सख्त गुस्से में जाने से पहले वो मेरे मुंह पर एक थप्पड़ भी रसीद कर गई। इसने जाते जाते इतना ज़रूर कहा कि तुमने जो कुछ मेरे लिए किया, मैं इसे कभी फरामोश नहीं करूँगी। फिर इसके बाद इसने आखिरी मर्तबा मुझे खुदा हाफिज़ कहा। मैं इसके पीछे दौड़ा कि वो इस तरह से मत जाए। इसका यूं बाहर जाना खतरे से खाली ना था, लेकिन इसने मेरी एक ना सुनी। मैं देखता रहा और वो जाती रही। इसने सड़क पार की, टैक्सी में बैठी और चली गई। इसके बाद फिर मैंने कभी सपना को नहीं देखा। मैंने भी इससे राब्ते की कोशिश नहीं की। मैं समझता था कि जल्द ही इसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा और वो मुझे माफ़ कर देगी, लेकिन 6 माह गुजर जाने के बावजूद इसकी कोई खबर ना आई। अलबत्ता मेरे कारिंदे मुझे इसकी कार्रवाइयों से बाखबर कर रहे थे। मैं ये जानकर खुश था कि कम अज़ कम वो महफूज तो है। वो मुझसे मुलाकात करने के लिए हरगिज़ तैयार न थी, इसलिए कोशिश करना भी बेकार था। हमारी अलहदगी के बावजूद दाऊद इब्राहिम के ख़िलाफ़ इसके अज़ाइम में कोई कमी नहीं थी। दर हकीकत मुझसे अलग होने के बाद इसने चंद मुसलमान लड़कों को इकट्ठा करके अपना एक अलग गैंग बना लिया था। इसके गैंग के नौजवान इसकी बड़ी इज्जत करते थे और इसे सपना दीदी कहकर पुकारते थे। सपना इन लड़कों को दाऊद इब्राहिम के ख़िलाफ़ बड़े ही मौसर अंदाज से इस्तेमाल कर रही थी। इसने अपने गैंग का शहर में एक मजबूत नेटवर्क बना लिया था जो पुलिस को मुखबरियाँ किया करते थे। इन्हीं दिनों की बात है कि मेरे एक कारिंदे ने, जो कि सपना की कार्रवाइयों पर नज़र रखे हुए था, मुझे सपना के एक इंतहाई ख़तरनाक मंसूबे के बारे में बताकर हैरान कर दिया। सपना ने एक ऐसा मंसूबा बनाया था, अगर वाक़अतन इस पर अमल हो जाता तो दाऊद इब्राहिम इस दुनिया में ना रहता। मेरे कारिंदे अहमद ने सपना के इंतहाई करीबी साथी से ये मालूमात हासिल की थी। सपना ने हमेशा की तरह इस मर्तबा भी मुझे हैरान कर दिया था। आज भी जब मैं इस मंसूबे के बारे में सोचता हूँ तो हिल कर रह जाता हूँ। सपना को क्रिकेट से कोई ख़ास लगाव ना था, लेकिन 1990 की दिहाई में शारजा में पाकिस्तान और भारत के माबैन खेली जाने वाली क्रिकेट सीरीज़ सपना के लिए बहुत अहम थी। सपना ने कभी भी दाऊद इब्राहिम को नहीं देखा था। दाऊद इब्राहिम इन मैचों में पहली मर्तबा तवील अरसे के बाद मंजर आम पर आया था। सपना इन मैचों में दाऊद इब्राहिम की हर हरकत को गौर से देख रही थी। सपना ने इन मैचों में रिकॉर्डिंग कर रखी थी और शारजा क्रिकेट स्टेडियम के नक्शे का ब्लूप्रिंट हासिल करने की कोशिशें कर रही थीं। सपना स्टेडियम में 1000 लोगों के सामने दाऊद इब्राहिम को कत्ल करने का मंसूबा बना रही थी। मुझे याद पड़ता है कि एक मर्तबा नेपाल की कार्रवाइयों के दौरान सपना ने मुझसे कहा था कि पुलिस को मुखबरियाँ करके और असले की खेपें पकड़ के हम दाऊद इब्राहिम को कोई ख़ास नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। इसे लगता था कि दाऊद इब्राहिम की सल्तनत एक समंदर है और हमारी कार्रवाइयाँ महज चंद कतरे।
जहां तक मुझे याद पड़ता है। सपना पहले कभी भी दुबई या शारजा नहीं गई थी। इसने इन जगहों के बारे में सिर्फ अपने शोहर महमूद से ही सुन रखा था। अपने मंसूबे के लिए सपना ने 7 से 10 लोगों का इंतखाब कर रखा था। सपना इन लोगों को दुबई भेजना चाह रही थी ताकि मंसूबे पर अमल किया जा सके। इसे यकीन था कि दाऊद इब्राहिम स्टेडियम में गैर मुसल्लह होता है। मंसूबे के मुताबिक इसके कारिंदे VIP लाउंज के करीब सीटें हासिल करते। वो लोग अपने साथ छतरियां और बोतलें लेकर स्टेडियम में दाखिल होते। चौका और छक्का लगने की सूरत में जैसे ही तमाशाई उठकर हल्ला गुल्ला करते, सपना के चंद कारिंदे दाऊद इब्राहिम के साथियों को ठिकाने लगाते, जबकि बाकी लड़के दाऊद इब्राहिम के पास पहुंचकर इस पर हमलावर होते। इस दौरान इन लोगों को छतरियों की नोकों और टूटी हुई बोतलों को बतौर हथियार इस्तेमाल करना था। सपना ने पूरी कार्रवाई सिर्फ चंद मिनटों के अंदर अंदर करना थी। नाज़रीन मोहतरम, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इससे अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या सपना दाऊद इब्राहिम को शारजा स्टेडियम में कत्ल करने के मंसूबे पर अमल दरामद कर सकी या उसको वहीं पर कत्ल कर दिया गया। मुंबई माफिया 2.0 की सनसनीखेज सीरीज जारी है। अगली एपिसोड का इंतज़ार कीजिएगा और साथ में आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। और साथ में आपसे गुजारिश है कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करके मेरे दूसरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुंबई माफिया 2.0 की अगली सनसनी से भरपूर वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे अपने मेज़बान जमशेद मुश्ताक को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।